रह गया था कंसिडरेशन। पिछले सवालों से कोई मसला, कोई परेशानी, कोई सवाल मिस, कोई सवाल क्लियर है? क्लियर है, डन। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन बोले तो मुआवजा, बदला, what you are getting in return is called consideration। क्यों एक बंदा दूसरी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, उसको क्या मिलेगा, उसके लिए क्या बचत है, उसका क्या मुआवजा है, दिस इज व्हाट, दिस इज कंसिडरेशन। बेसिकली ये क्या होता है, कंसिडरेशन इज सेट ऑफ प्रोमिसेस। अगर आप लोगों ने कभी गौर किया हो ना हमारी मिसालों में, तो हम कहते हैं ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट है, ए ने बी को लेट्स सपोज बैग देना है और बी ने ए को उसके बदले 1000 रुपया देना है। तो ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, 1000 रुपया, और बी के लिए क्या है, बैग। असल में हो क्या रहा है, ए बी से एक वादा कर रहा है कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, बैग, और बी ए से क्या वादा कर रहा है, मैं तुम्हें 1000 रुपया दूंगा। तो ए के लिए 1000 रुपया, बी के लिए बैग। जो वादा ए ने बी से किया है वो बी के लिए क्या है, कंसिडरेशन, और जो वादा बी ने ए से किया है वो ए के लिए क्या है, कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन की किताब एक डेफिनेशन देती है, मगर अगर हम उसके एसेंशियल्स पढ़ के आए हैं तो वो डेफिनेशन ऑलरेडी आसान हो जाती है। लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन के एसेंशियल्स फर्स्ट। याद रखिएगा, कंसिडरेशन कैन बी टू डू एन एक्ट, कोई काम करना, या किसी काम से बाज रहना। एब्सटेनेंस, एब्सटेनेंस भी क्या है, कौन है कासिम, एब्सटेनेंस भी क्या है, कंसिडरेशन मार्कर एक ही पड़ा हुआ, वो उधर पड़े हुए मेरे पास सारे। एब्सटेनेंस क्या है, किसी काम से रोकना। आपको याद हो हमने कहा था कि सिक्योरिटी गार्ड, हम तुम्हें 25,000 रुपया देंगे, तुमने एक काम करना है। उसने कहा क्या, तुमने सोना नहीं है, हम तुम्हारी नींद खरीद रहे हैं, तुम हमसे 25,000 रुपया लो और यू आर नाउ एब्सटेन्ड फ्रॉम स्लीपिंग, तुमने सोना नहीं है। इसी तरह ये सीए के कॉलेज में क्या होता है अक्सर, ये है एक कॉलेज, ये है दूसरा कॉलेज, साथ साथ ही ये एक टीचर है, ये इस कॉलेज में पढ़ाता है, इसका नाम है कॉलेज ए, ये है कॉलेज बी। इस टीचर के लेट्स से हम कहते हैं कि पाँव में तकलीफ है, पाँव में क्या है, तकलीफ है। इसे कहना शोर बंद करें, इसको बोलो पूरे शोर बंद करें, हाँ हो सकता। अच्छा, इस टीचर के पाँव में क्या है, इशू है, तकलीफ है। इसने अपने कॉलेज से रब्ता किया और कहा कि चूँकि मेरे पाँव में इशू है तो मैं पढ़ा नहीं सकता, मैं फिज़िकली चल फिर के पढ़ा नहीं सकता, काइंडली मुझे इस सेशन एक्सक्यूज़ कर दें, मुझे ये सेशन क्या करें, एक्सक्यूज़ कर दें, मैं ये सेशन S24 का नहीं पढ़ा सकता। कॉलेज के प्रिंसिपल को एक शक हुआ, क्या शक हुआ होगा कि शायद ये हमें छोड़ के कॉलेज बी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मूव कर जाए, क्योंकि हर इंसान ने कमाना तो है ना, 6 महीने वो बगैर सैलरी को तो सरवाइव नहीं कर सकता। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उससे एक बात कही, उसने कहा देखो कोई मसला नहीं है, तुम हमारे बहुत पुराने टीचर हो, तुम ना पढ़ाओ, मगर हमसे उन 6 महीनों की सैलरी ले लो। उससे क्या होगा, ये बाउंड रहेगा, ये क्या रहेगा, बाउंड रहेगा।
क्योंकि अगर ये मूव होकर यहाँ पे जाएगा तो आवाम भी साथ जाएगी। तो ऐसा होता है कि कभी कभी आप कोई काम ना करने के पैसे दे रहे होते हैं, कोई काम ना करने के पैसे दे रहे होते हैं। नॉर्मली ना डिस्ट्रीब्यूटर्स में ये काम देखा जाता है कि तुमने इस कंपनी का सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ना करने के हम तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देंगे। क्यों? अगर दूसरी कंपनी का सामान पहली कंपनी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो तो कंपटीशन आ जाएगा, लोग शायद उसकी तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएं। तो उस कंपटीशन को ही ख़त्म करने के लिए पहली कंपनी ने क्या कहा कि तुमने ये सामान डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना और उसके बदले हम तुम्हें क्या देंगे, एक्स्ट्रा पैसे देंगे, एक्स्ट्रा कंसिडरेशन देंगे। तो कंसिडरेशन कैन बी डूइंग ऑफ अ एक्ट एंड इट कैन बी एब्सटेनेंस फ्रॉम अ एक्ट। याद रखिएगा, टू डू और नॉट टू डू, इसका हम यूज करते हैं टू डू और नॉट टू डू। बचपन में जब आप लोगों ने अंग्रेजी पढ़ी होगी तो आपने 3 तरह के टेंस पढ़े होंगे। एक होता है पास्ट टेंस, एक होता है प्रेजेंट टेंस और एक होता है फ्यूचर टेंस। कंसिडरेशन पास्ट में भी दी जा सकती है, प्रेजेंट में भी दी जा सकती है और फ्यूचर में भी दी जा सकती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो मौजूदा है वही क्या है कंसिडरेशन। इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट एंड इट कैन बी फ्यूचर। आपने पढ़ना है बिजनेस लॉ। कब पढ़ना है? S24 के लिए। कॉलेज ने जनवरी में नहीं करेंगे ना, S24 के लिए अगर आपने पढ़ना है तो इसको करते हैं ऑटम 24 के लिए अगर आपने पढ़ना है तो। कॉलेज ने जनवरी में प्री इनरोलमेंट स्टार्ट कर दी। क्लासेस शुरू होंगी अप्रैल में और पेपर कब होंगे? सितंबर में। अगस्त में कोर्स वगैरह एंड रिवीजन वगैरह चल रही होगी। आपने ब्रोशर देखा, आप पहुंच गए और आपने कहा कि हमारी प्री इनरोलमेंट कर दें। कॉलेज ने कहा अच्छी बात है, उनको तो पैसा चाहिए। उन्होंने कहा लाओ 10,000 रुपये दे दो हमें। कितना दे दो? सिर्फ 10,000 रुपये दे दो, हम आपको डिस्काउंट भी देते हैं, हम आपको सब कुछ देते हैं, आओ जमा कराओ पैसे। जैसे ये पैसे कॉलेज को मिले, मुझे बताइएगा क्या आपको सारे लेक्चर्स मिल गए? मिल गए? नहीं। लेक्चर स्टार्ट कब से होंगे? अप्रैल से। आप अप्रैल में आए, अप्रैल से आपको लेक्चर्स मिलना शुरू हुए, अप्रैल से आपको कंसिडरेशन मिलना स्टार्ट हुई। मगर इस कंसिडरेशन के बदले आपने कंसिडरेशन कब पे की थी? माजी में। कब पे की थी? पास्ट में, जनवरी में। और कब जाके खत्म होंगे? फ्यूचर में। इस दिन आप बैठे हुए और आपने लेक्चर देना शुरू किए हैं। कंसिडरेशन कॉलेज को कब मिली? पास्ट में। और आपको पूरी कब मिलेगी? अगस्त में। मगर हाल की घड़ी करंट अप्रैल में भी कुछ ना कुछ तो आपको मिल रहा है। पूरा कब होगा? अगस्त में जाके। तो कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट एंड इट कैन बी फ्यूचर। एक और मिसाल, आपको आपकी वालदा ने कहा कि जाओ और गली की दुकान से चीनी ला के दो, शुगर। आप पहुंचे दुकानदार के पास, आपने कहा चीनी है, उसने कहा है। आपने पूछा कितने की? उसने कहा 100 रुपये। आपने जेब से 100 रुपये निकाला, उसने आपको चीनी दे दी। एक हाथ से पैसे चले गए, एक हाथ से चीनी मिल गई। क्या दोनों पार्टीज को प्रेजेंट टर्म्स में कंसिडरेशन ट्रांसफर हो गई है? अच्छा,
आप गए दुकानदार के पास, आपने कहा यार चीनी है, उसने कहा अभी नहीं है, मार्केट से मैंने मंगवाई हुई है, परसों आ जाएगी। आपने कहा एक काम करो 100 रुपये रख लो, परसों जब आएगी तो मैं तुमसे आके ले लूँगा। जब आप परसों पहुँचेंगे तो क्या वो दुकानदार पैसे दोबारा से मांगेगा? नहीं, उसको कंसिडरेशन माजी में मिल चुकी है। और आपको चीनी कब मिलनी थी? परसों, यानी कि फ्यूचर में मिलनी थी। तो इट कैन बी पास्ट, इट कैन बी प्रेजेंट, इट कैन बी फ्यूचर। फिर कंसिडरेशन कहीं को भी आ सकती है, कहीं को भी जा सकती है। कंसिडरेशन मूव होती है, जरूरी नहीं है कि वही बंदा वो काम करे, कोई भी बंदा आपके लिए परफॉर्मेंस दे सकता है। कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर पर्सन। दुकानदार और आपने उसको 100 रुपये देने का वादा किया है, आप चल के गए थे, तो आप कौन है? प्रोमिसर। उसने चीनी देने का वादा किया है, वो कौन है? प्रोमिजी। पैसे आपने उसको दे दिए। जब आप परसों पहुंचे तो दुकान पे उसका भाई खड़ा हुआ था, मगर वो अपने भाई को बता के गया था कि मैंने इस बंदे से 100 रुपया लिया है, ये चीनी लेने आएगा, इसको दे देना। तो कंसिडरेशन क्या वो बंदा दे रहा है जिसने 100 रुपया लिया था? कौन दे रहा है? उसका भाई दे रहा है। तो कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम दैट पर्सन और इट कैन बी फ्रॉम। कॉलेज को पैसे आपने दिए थे, किसको दिए होंगे? फ्रंट ऑफिसर्स को या अकाउंट्स वालों को दिए होंगे। तो क्या वो क्लासें पढ़ा रहे हैं? कौन पढ़ा रहा है? मैं पढ़ा रहा हूँ। आपने मुझे कुछ दिया? नहीं। मुझे कौन देगा? कॉलेज। तो कंसिडरेशन मूव करती है, किसी भी कोई भी बंदा किसी को भी ट्रांसफर कर सकता है, तो इट मूव्स राउंड द सर्कल। कंसिडरेशन मे बी फ्रॉम प्रोमिजी और एनी अदर। ये बात समझ आ गई? याद रख लेते। फिर वो कहता है कंसिडरेशन होनी चाहिए जो प्रोमिसर की डिजायर हो। कॉन्ट्रैक्ट शुरू कौन करता है? प्रोमिजी या प्रोमिसर? प्रोमिसर। इनिशियल जो अप्रोच है, जो इनिशियल ख्वाहिश है, वो कौन स्टार्ट करता है? प्रोमिसर। तो कंसिडरेशन भी शुरुआती कौन पेश करेगा? प्रोमिसर। शुरू कौन करेगा? किसकी डिजायर पे स्टार्ट होगी? प्रोमिसर की। मगर वो प्रोमिजी भी दे सकता है, कोई और बंदा भी दे सकता है। आपको डिजायर है, आपने लेक्चर्स लेने हैं, आपने कॉलेज को अप्रोच किया, यू आर प्रोमिसर। और वो कौन है? प्रोमिजी। वो भी देते, कॉलेज दे दे या आपको टीचर दे दे। डन। फिर कंसिडरेशन रियल होनी चाहिए, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन रियल हो, इल्यूजनरी ना हो। आपने कहा कितने पैसे हैं लेक्चर्स के? उन्होंने कहा 10,000। आपने कहा ये लो 10,000 रुपया। आपने 10,000 रुपया जेब से निकाल के कॉलेज को दे दिया। ये रियल टर्म्स में कंसिडरेशन ट्रांसफर हो गई है। अगर आप कहें कि मुझे लेक्चर्स चाहिए और उसके बदले में दुआ करूंगी कि क्लास का रिजल्ट अच्छा है, या मैं दुआ करूंगी कि टीचर जो है वो उम्रे पे चला जाए, मगर अभी मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो ये कंसिडरेशन नहीं कहलाएगी। क्यों? इट शुड बी रियल, इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। रियल टर्म्स में हो, फिजिकली वो चीज़ मौजूद हो। इट कैन बी कैश एंड इट कैन बी गुड्स। कभी सुना है बार्टर ट्रेड? सामान के बदले सामान दिया जाता है, लोयर अदी वेच, छानपुरा वेच। तो वो क्या है? वो भी एक तरह की बार्टिंग ट्रेडिंग ही है। आप सामान देते हैं और आप सामान लेते हैं। तो कंसिडरेशन होनी चाहिए। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मगर असल में हो, इल्यूजनरी ना हो। सर हम स्टूडेंट और जो कॉलेज के दरमियान हो जी, एडमिशन तो मैं बताता हूँ। फेसबुक पे आपने इश्तिहार देखा, लिखा हुआ था SBI ने बी लॉ का फास्ट ट्रैक शुरू कर दिया है, ये टीचर है, ये पैसे हैं, ये एड्रेस है, आओ और आकर रब्ता करो। ये कॉलेज क्या आपको ऑफर कर रहा है? ये ITO है। ये क्या है? ITO।
आपने ये इश्तिहार देखा और आप पहुंच गए कॉलेज, आप पहुंचे कॉलेज, आपकी डिज़ायर है पढ़ना, और आप बैठ गए फ्रंट ऑफिस के सामने, यहाँ बैठ गए। आपने कहा जनाब ये मैंने आपका इश्तिहार देखा है, इस पे आपने पैसे लिखे हैं 10,000 रुपया, क्या कोई रियायत होगी? उन्होंने कहा चलो आपको 8,000 कर देते हैं। आपने जेब से पैसे निकाले, उन्होंने फॉर्म निकाला, सब कुछ हो गया। नेक्स्ट डे आप कहाँ बैठी हुई हैं? क्लास के अंदर। आप चल के गई हैं, आपकी डिज़ायर पे काम शुरू हुआ है। विलिंगनेस पे कौन सी पार्टी है? आप। ऑफ़र कौन कर रहा है? आप। तो आप कौन है? ऑफरर या प्रॉमिसर? और वो लोग कौन है? ऑफरी, एक्सेप्टर या प्रॉमिसर? लेकिन सर अगर जिस तरह है ना कि वो बार्गेनिंग ना किया, हाँ, अगर आप काउंटर ऑफर में आ जाएंगी तो वो फिर स्टांस चेंज होता रहता है, अनलेस कि आखिरी फैसला कौन कर रहा है। और नॉर्मली आखिरी फैसला वही करता है जो कि पहले कौन होता है? प्रॉमिसर। क्योंकि जब तक उसकी डिज़ायर नहीं होगी दूसरी पार्टी कुछ नहीं कर सकती। मैं एक आपको मिसाल देता हूँ। रिक्शे वाला और आपने कहा अनारकली जाना है और मैं तुम्हें 300 रुपया दूंगी। उसने कहा बाजी 300 बहुत थोड़ा है, आप मुझे 400 दे दो। इस केस में 300 वाले केस में आप प्रॉमिसर हैं, रिक्शे वाला क्या है? प्रॉमिसी है। आपने पहल की है ना, आप चल के गए हो, आपकी डिज़ायर है अनारकली पहुंचना। जब उसने कहा 300 नहीं 400, तो अब पोजीशन चेंज हो गई है। अब वो आपको ऑफर कर रहा है 400 की, और आपके ऊपर आगे बात कि आप कबूल करते हो या नहीं करते हो। आपने कहा 400 बहुत ज़्यादा है, 350 लेना तो बताओ, अदरवाइज जाओ। उसने कहा बाजी बैठे। अब पोजीशन वापस आ गई है, आप प्रॉमिसर बन गए हो और वो प्रॉमिसर बन गए। तो ये पोजीशन चेंज होती रहती है। किसी भी टाइम पे कोई भी बंदा प्रॉमिसर है, कोई भी बंदा प्रॉमिसी है। यहाँ देख लें, इस वक्त ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है। ए कौन है? प्रॉमिसर। बी कौन है? और अगर मैं यहाँ पे खड़े होकर देखूं तो क्या बी भी ए को सामान दे रहा है? क्या बी ने ए को सामान 100 रुपये देने का वादा किया? तो अगर मैं इसकी निगाह से देखूं तो ये प्रॉमिसर है, बट अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की निगाह से देखूं तो कौन है? ए है। बात क्लियर हुई है? आगे चले। कंसिडरेशन मे बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इट कैन बी एन एक्ट ऑफ डूइंग और नॉट टू डू। मूव होगी एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, रियल होगी, इल्यूजरी नहीं होगी, और मे बी फ्रॉम प्रॉमिसरी और एनी अदर पर्सन। कंसिडरेशन वो होनी चाहिए जो कि दूसरी पार्टी ऑलरेडी बाउंड ना हो कि वो काम करे। उस काम के पैसे नहीं होंगे जिस काम को उसने ऑलरेडी करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप जाते हैं रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जब आप जाते हैं तो आपको सर्व कौन करता है? वेटर सर्व करते हैं। और अगर वेटर आपको जाने से पहले कहे कि इसके पैसे अलग से चार्ज होंगे, तो क्या आप उसको अलग से पैसे देते हैं? क्या कहोगे? कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हें इस चीज़ की सैलरी मिलती है, यू आर ऑलरेडी बाउंड टू परफॉर्म दिस एक्ट, तो उसके अलग से पैसे चार्ज नहीं तुम कर सकते। हाँ, अगर आप उस होटल से बाहर आए, अपनी गाड़ी तक आ रहे हैं और वेटर पीछे से भागता हुआ आता है कि सर आपका वॉलेट रह गया हमारे पास, आपका सामान रह गया है, आपकी गोल्ड की चेन रह गई है। अब ये सामान उसका ढूंढ के आप तक पहुंचाना उसकी ड्यूटी नहीं है। इस चीज के अगर वो आपसे चाहे तो पैसे डिमांड कर सकता है। अब अगला सवाल, क्या उसने ये काम वॉलंटरी किया है या नॉन वॉलंटरी किया है? वॉलंटरी किया है। वॉलंटरी किया है। तो वॉलंटरी क्या होता है? जिसके पीछे कुछ कमाने की नीयत ना हो। बट अगर आप फ्यूचर में आगे जाके कमिट कर लेंगे, हाँ मैं तुम्हें इसके पैसे दूंगा, तो फिर आपको वो पैसे देने भी पड़ते हैं। आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। खैर, तो कंसिडरेशन बेसिकली वो चीज़ है जो कि दूसरी पार्टी ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ नहीं है। एम आई क्लियर ऑन दिस? जब आपको ये सारी बातें समझ आ गई हैं तो ये भी समझ लें
कि कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही एडिक्वेट होगी, मगर ये ज़हन में रखना कि कभी भी फ्री नहीं होगी, यानी कि ज़ीरो के ऊपर कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। चाहे आप 1 रुपया चार्ज कर लें, चाहे आप 54 चार्ज कर लें, 58 चार्ज कर लें, 10 पैसा चार्ज कर लें, 2 पैसा चार्ज कर लें, चार्ज करना। फ्री में दी हुई कोई भी चीज़ एज कंसिडरेशन काउंट नहीं होगी। लॉ कहता है अगर वो इनएडिक्वेट है, कम है, तो मुझे मसला नहीं है, मगर होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो, एटलीस्ट हो। हाँ, अब वो मुनासिब है या नहीं है, एडिक्वेट है या नहीं है, ये मामला तुम हम पे छोड़ दो, ये हम डिसाइड करेंगे, मगर तुम्हारे लिए ज़रूरी क्या है, इट शुड बी प्रेजेंट। इफ कंसिडरेशन इज इनएडुकेट बट कॉन्सेंट ऑफ प्रोमिसर इज फ्री, तो ये क्या है, वैलिड है। However, court may suspect that consent was not free because consideration is inadequate. अब देखो होता क्या है बेसिकली, ये मिसाल ले लेते हैं। ये बैग है, इस बैग की असल प्राइस है 10 लाख, मगर दे कितने का रहा है, 1000 रुपये का। क्या ये 1000 रुपया फ्री है? नहीं, पैसे हैं, एक वैल्यू है, ये पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, बदले में क्या मिल रहा है उसको, एक बैग। मगर ये पैसे इसकी असल कीमत के मुताबिक अगर मैं देखूं तो ये इनएडिक्वेट है। अब हो सकता है कि ये बैग 1000 रुपया जो ए दे रहा है, अगर तो इसने अपनी मर्जी से दिया तब तो कोई मसले वाली बात नहीं है। दूसरा केस, बी ने अगर ए का कोई बच्चा किडनैप किया हो और कहा हो कि ये बैग मुझे 1000 रुपये का बेच दो, कोर्शन की हो, या अनड्यू इन्फ्लुएंस किया हो, या फ्रॉड किया हो, या मिसरिप्रेजेंटेशन की हो, तब मसला है, तब हम कहेंगे कि उसकी कॉन्सेंट फ्री नहीं है। तो ये कोड ने देखना है कि अगर एक चीज़ उसकी असल वैल्यू से कम पे दी जा रही है तो कोई मसला नहीं है, अनलेस कि उसकी कॉन्सेंट क्या है, फ्री। उसको फोर्सफुली 1000 रुपये का बेचने का किसी ने नहीं कहा। डन, पक्की गल। क्या वकील का होता ना, वो कहते हैं 1 रुपया हम आपसे लेंगे, हाँ, लेकिन सर उनका कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, वो तो वैसे ही उनका बस ले लेते हैं। नहीं, वो बेसिकली वकील ये कहते हैं, आजकल के वकील जो प्रैक्टिसिंग है ना, जिनके पास कोई वो क्लाइंट नहीं आते हैं, तो वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये चीज़ करते हैं कि आप एटलीस्ट आएँ तो सही, हमसे मिलो तो सही, बात तो करें, बेशक कुछ ना दें या 1 रुपया दे दें, एटलीस्ट हमसे केस लड़वाएं ताकि हमारा हाथ खुले, हम उसकी प्रैक्टिस करें। आज 1 रुपया है तो कल 1000 रुपया होगा, 1000 से 10,000 होगा, 10,000 से लाख, लाख से 10 लाख, 10 लाख से करोड़, करोड़ से ऑनवर्ड्स। फिर वो वकील आपके हाथ भी नहीं आता। उसके बाद जाएँ उसके बाद और लेके जाएँ 1 रुपया, आपके हाथ नहीं आने वाला। ये पॉइंट क्लियर है। अब बिल्कुल मैं जोड़ दूँ ना तो बन जाएगी इसकी डेफिनेशन। हमने क्या कहा था, इट इज एट डिजायर, व्हेन एट द डिजायर ऑफ promiser, the promisee or any other person, the promisee or any other person who has done past or abstain from doing, to do or not to do, past में, और does मौजूदा, और promise to do or abstain from doing something future में, such act or abstinence और promise is called a consideration। तो मैंने क्या जोड़ा है, मैंने जोड़ा है ये, फिर जोड़ा ये, फिर जोड़ा ये और ये। तो ये 4 बातों को जोड़ के मैंने इसकी डेफिनेशन बना ली है। सुकून होता है इसको भी जब मैं नीचे आता हूँ। यहाँ तक क्लियर है, चले आगे। रूल ये है कि विदाउट कंसिडरेशन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर नहीं हो सकते। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों?
क्योंकि एग्रीमेंट ही क्रिएट नहीं होगा। एग्रीमेंट कैसे बना था? ऑफर जमा एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन। तो अगर एग्रीमेंट ही नहीं बना तो आप कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाओगे? पॉसिबल ही नहीं बनाना। मगर देर आर 4 एक्सेप्शंस। कितनी है? 4। 1 2 3 4। ये चारों क्या है? कहानी के थ्रू आपको बताऊंगा, आपको बात समझ आ जाएगी। बचपन में कभी बर्थडे मनाई है? लास्ट टाइम कब मनाई थी? नवंबर 2023। नवंबर 23 में। आपने? फरवरी कौन सी? 10 फरवरी। 9 फरवरी। मतलब फैसला कर ले। आईडी कार्ड दिखा मुझे अपना। बेफॉर्म दिखा दे। कल छुट्टी है। कभी ऐसा हुआ हो कि आपने बर्थडे पे अपने बुलाया हो रिलेटिव्स को और उन्होंने बातें के अलावा कुछ दिया भी हो? कभी कुछ दिया उन्होंने आपको बातों के अलावा या परेशानियों के अलावा? क्या दिया है? कभी कोई गिफ्ट मिला? अच्छा, क्या कभी आपने उस गिफ्ट के रिटर्न में कुछ गिफ्ट दिया उनको? उसी वक्त नहीं, उसी वक्त कभी दिया? नहीं दिया। तो उनका गिफ्ट आपको पहुंचाना, क्या आपको एक वैल्यू मिली? मगर आपने इन रिटर्न कुछ दिया? नहीं दिया। इसे कहते हैं गिफ्ट। कि आपको कुछ मिल जाए मगर आप उनको कुछ ना दें, ये अलाउ है। कैसे? जब आप डोनेशंस करते हैं। क्या करते हैं? डोनेशंस करते हैं। डोनेशंस किन को की जाती हैं? इदारों को। हाँ जी बताएं, डोनेशंस किन को की जाती हैं? डोनेशंस, एक बंदा है ए, इसके पास एक प्रॉपर्टी है, लैंड है लेट्स सपोज। इसने ये लैंड इस बी को दे दिया। बी इज लेट्स से मस्जिद। अपना लैंड एक मस्जिद को दे दिया कि आप अपना अहाता खोल सकते हैं, वसी कर सकते हैं। इन रिटर्न कुछ लेगा मस्जिद से? नहीं। ये देने वाला, ये लेने वाला। देने वाले को हम क्या कहते हैं? डोनर। और लेने वाले को क्या कहते हैं? डोनर। तो अगर इस बंदे ने ये लैंड देना है इस मस्जिद को, तो सिर्फ ये बात मुंह ज़बानी नहीं होगी, क्योंकि ये बोल के आसानी से मुकर सकता है, ब्रीच कर सकता है। लॉ कहता है कि ये उस वक्त मानूंगा जब तुम इसको इन राइटिंग ले आओगे, प्लस लॉ के अंदर उसको रजिस्टर भी करवा लोगे। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट। सिर्फ ज़बानी प्रॉमिस नहीं करना, उसको लिखाना है और लिखने के बाद उसको रजिस्टर भी करवाना। याद रखिएगा, गिफ्ट जो है वो किसी को भी दिया जा सकता है। इट कैन बी टू योर फैमिली, क्योंकि चैरिटी बिगिंस एट होम, एंड इट कैन बी टू एनी अदर पर्सन। इसमें कोई बंदिश नहीं है, इसमें कोई बंदिश नहीं है। ये गिफ्ट है। ये क्या है? गिफ्ट। इसी से मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। सारी बात वही करेगा मगर 2 बातें ऐड कर देगा। नंबर 1, अगर आपने ये काम उस बंदे के साथ किया है जो कि आपके ब्लड रिलेशन में है या आपके नियर फैमिली रिलेशन में है, और ये काम आपने इसलिए किया है क्योंकि आपकी उसके साथ कुर्बत है, यू हैव अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, तो ये गिफ्ट से बाहर आके किस में काउंट होगा? नेचुरल लव एंड अफेक्शन के अंदर। बाकी सारी कहानी क्या है? सेम। गिफ्ट्स विच आर एक्सेप्टेड बाय द डोनी आर कॉल्ड कंप्लीटेड गिफ्ट्स एंड आर वैलिड। अ गिफ्ट इज एग्जीक्यूटेड इन राइटिंग थ्रू अ डीड ड्यूली रजिस्टर्ड। और नेचुरल लव क्या है? सेम है मगर ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव। राइटिंग में हो ये भी था, रजिस्टर्ड हो ये भी था, मगर यहाँ पे क्या है? और पार्टीज एक नियर रिलेशन में
एग्जिस्ट करती हों। पार्टीज द कॉन्ट्रैक्ट नियर रिलेशन में एग्जिस्ट करती हैं। गिफ्ट ऑर्डर मिलते हैं हमें, तो वो फिर दूसरे वर्ड में अब आप किसी में भी काउंट कर सकते हैं। आई कैप भी अगर बात करें ना करीबी रिश्तेदार की, तो वो उसको दोनों एस्पेक्ट से आंसर कर रहा होता है। तो आपने भी यही काम करना। 2 सवाल आए आज तक, दोनों को उसका सेम आंसर दिया। अब करेंगे उसके ऊपर बात। यहाँ तक क्लियर है? पक्की गल है? चलिए आगे। प्रॉमिस टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। अब वही बात वेटर वाली। उस वेटर ने माजी में आपके साथ एक अच्छा काम किया, उसने माजी में आपको आपका पर्स ला के दिया था, उस वक़्त आपके जेब में पैसे नहीं थे, आप उसको मौके पे कंपनसेट नहीं कर पाए। आज तक आप उसको मौके पे कंपनसेट नहीं कर पाए, बट आपके दिल में था, आपके ज़मीर में था कि नहीं, मैंने इसको कंपनसेट लाजमी करना है। फ्यूचर में अब आपको वो बात याद आई जब आपके जेब में क्या आए, पैसे आए, तो आपने कहा उस वक्त तो नहीं कर पाया, मगर अब तो कर सकता हूँ, नाउ आई कैन डू। तो आप उस तक पहुँचे और पहुँचने के बाद आपने कहा यार पहचाना? उसने कहा नहीं साहब आप कौन? आपने कहा याद करो मेरा पर्स रह गया था, तुम भागते हुए आए थे, तुम्हारे हाथ पांव फूले हुए थे, सांस उखड़ रहा था, ठंड भी बहुत थी, तो उस चीज़ के लिए मुझे तुम्हें अब क्या करना है, कंपनसेट करना है। ये प्रॉमिस कब वैलिड होगा? जब आपने वाकई में उससे प्रॉमिस किया है। अगर आप सिर्फ घर बैठ कर सोच रहे हैं कि मैं उसको कंपनसेट कर दूंगा या कभी मिलेगा तो देख लूँगा, ये उस वक्त आप पे बाउंड नहीं है। आप पे बाउंड कब होगा? जब आप उससे मिलें और उससे प्रॉमिस करें। सोच के बताइएगा, प्रॉमिस क्या सिर्फ लिख के ही होता है? बोल के भी होता है, विद एक्शंस भी होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस, इट कैन बी इम्प्लाइड। तो यहाँ पे प्रॉमिस करना है, यहाँ पे इन राइटिंग होना ज़रूरी नहीं है, मगर पीछे इन राइटिंग की शर्त है। मगर कंपनसेशन वाले पॉइंट में इन राइटिंग की शर्त मौजूद नहीं है। द पर्सन हु इज टू बी कंपनसेटेड, यानी कि वो वेटर, हैज ऑलरेडी डन, क्या उसने कोई काम माजी में किया था? समथिंग वॉलंटरी, और हैज डन समथिंग विच द प्रॉमिसर वॉज लीगली बाउंड। अब अगर आपको लगा कि यार उस वेटर की सर्विस बाकियों से बहुत अच्छी थी, बाकी तो बस सामान दे के जा रहे थे, वो बार बार आके मेरे से पूछ रहा था कि सर आपको ठंड नहीं लग रही, आपको पानी चाहिए, खाना और चाहिए, रोटी ठीक, तो वहाँ पे आपके दिल में आया कि यार ये बाकियों से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे इसको कंपनसेट बाकियों से अच्छा करना चाहिए, इसको कोई ना कोई रिवॉर्ड देना चाहिए। मगर कम वक्त उस वक्त जेब में पैसे नहीं थे, ऑल्दो वो उसकी लीगल ड्यूटी थी, मगर अगर आप अपने दिल से कुछ करना चाहते थे उस वक्त मगर नहीं कर पाए, आप करते। मगर ये कब बाउंड होगा? जब आप उसके पास पहुंचे और उससे प्रॉमिस कर लें। ये प्रॉमिस कैन बी इन राइटिंग, इट कैन बी इन एक्शंस एंड इट कैन बी थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। यहां तक कोई सवाल? कोई सवाल? उनको प्रॉमिस तब होगा जब वो बोल के उसे करेगा, मतलब कि अगर उस टाइम उसके पास पैसा नहीं है, वो उस टाइम बोल के कह दे। उस टाइम नहीं था, उस टाइम उसने कहा कि यार जब मेरे पास फ्यूचर में पैसे होंगे मैं तुम्हारे पास पहुंचूंगा ज़रूर, तो वो प्रॉमिस नहीं हुआ। उसने जस्ट अपनी एक विल उसको दी है कि जब पैसे पहुंचेंगे, जब पैसे होंगे मैं तुम्हारे पास ज़रूर आऊँगा, और जब पैसे वाकई में आ गए तो वो एक अच्छा शख्स था, वो पहुंच गया। डन? यहां तक क्लियर है? यहां तक पक्की बात है, क्लियर है? श्योर? चले आगे। टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड डेट, इसको नॉर्मल एक एग्जांपल से हम समझते आए हैं, उसी का इस्तेमाल करते हैं। संडे मार्केट, इतवार बाजार,
आप गए इतवार बाज़ार ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम शॉपिंग करने के लिए, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। सुबह हो गई आपकी? आप गए संडे मार्केट शॉपिंग करने के लिए। शबनम गई संडे को शॉपिंग करने के लिए। अब शबनम के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है शॉपिंग करने का, मगर शॉपिंग तो उसने करनी है। घर वालों ने बहुत डील किया था लास्ट नाइट कि तुम कुछ नहीं करती हो, तुम ये है, तुम वो है। तो ये सुबह से उठ के पहुंच गई मार्केट शॉपिंग करने के लिए। इसने कहा मैं क्या लूँ? इसने कहा मैं फल लेके जाऊंगी घर। उसको नजर आई एक दुकान, और इस दुकान के अंदर फल लगे हुए थे, डिफरेंट तरह के फल पड़े हुए थे। शबनम ने कहा ऐ दुकान वाले भाई, ये फल कैसे दोगे? उसने कहा बीबी, जो मेरे पास फल पड़े हुए ना बहुत ताज़ा हैं, बहुत फ्रेश हैं। आड़ू का ये दाम है, केलों का ये दाम है, इसका ये है, इसका वो है। उसने रेट लिस्ट बता दी। अब शबनम वॉज इनएक्सपीरियंस्ड। उसने कहा एक काम करो, सब कुछ ही पैक कर दो। उसने उसकी पूरी दुकान खरीद ली, जितना फल था दुकान पे सारा का सारा खरीद लिया, और बिल बन गया। क्या बना है? 29,372 रुपये का ये बिल बन गया। दुकानदार बड़ा खुश हुआ, एक ही कस्टमर आके सब कुछ लेके जा रहा है, उसको और क्या चाहिए। शबनम के पास पैसे नहीं थे, कैश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो हमेशा ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करती आई थी। घर बैठ के KFC मंगवा लिया, घर बैठ के कुछ और मंगवा लिया। उसको कैश रखने की आदत नहीं थी, मगर अब उसको कैश पे करना था, क्योंकि दुकानदार के पास तो ऑनलाइन की ऑप्शन नहीं थी। उसने कहा कि तुम मैं जैज़ कैश कर दूं? उसने कहा सॉरी, मेरे पास जैज़ कैश नहीं है। इजी पैसा वो भी नहीं है, ATM वो भी नहीं है, क्रेडिट कार्ड की मशीन वो भी नहीं है। तो फिर कैसे पैसे पे करूं? मेरे पास तो कैश नहीं है। हाँ, मेरे पास चेकबुक पड़ी हुई है, मैं तो उसमें से चेक काट के दे देती हूँ। अब उस दुकानदार ने चेक का नाम पहले सुना था कैश के साथ साथ। उसने कहा चले ऐसा करें, चेक ही काट दें, कम से कम मेरे पास एक फिजिकल एविडेंस तो होगा। तो शबनम ने क्या किया, वो अपनी गाड़ी तक पहुंची, उसने चेक बुक निकाली, 29,372 रुपये का चेक काटा और दुकानदार को दे दिया और दे के चली गई। दुकानदार ने इतना खुशी का मुजाहिरा किया, वो फ़ौरन से दुकान बंद करके घर पहुंच गया। घर जाके उसने अपने कहा बीवी बच्चों को, देखो तुम्हारा जो बंदा है वो आज बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करके आया। हमारा बिजनेस इतना फ्लरिश कर गया कि लोग अब हमें चेक के थ्रू पेमेंट करते हैं, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू। वो इतना खुश हुआ कि उसने वो चेक दीवार पे लगा लिया। इतना खुश भी नहीं हुआ था, उसने दीवार पे लगा लिया, दीवार पे चिपका लिया, या उसको क्या कहते हैं, वो फ्रेम करा लिया, दुकान दीवार पे फ्रेम करा लिया। कुछ महीनों के बाद उस बेचारे के पास पैसे ख़त्म होने शुरू हो गए, फाका आना शुरू हो गया। उसकी बीवी ने उसको याद कराया कि वो एक चेक है हमारे पास, जाओ कैश करवा लो। इस बात को 8 महीने गुजर चुके थे। 8 महीने के बाद वो चेक लेके पहुंचा बैंक और कहा कि ये चेक है, इसको कैश कर दिया जाए। तो बैंक वाले ने कहा कि भाई पागल हो गए हो, ये तुम्हारा चेक 8 महीने पुराना है, ये अब कैश नहीं होगा, क्योंकि लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ लिमिटेशन ये कहता है कि हम चेक को 6 महीने से ज़्यादा पुराना कैश नहीं कर सकते। तो ये कैश नहीं होगा, ये कैश नहीं होगा। अब ये मज़ीद परेशान हो गया कि अब क्या करूं, चेक तो फंस गया, ठाकुर तो गए हो। इतने में
उसको शबनम की आवाज़ सुनाई दी। वो फिर से किसी दुकान पे जाके शॉपिंग कर रही थी। वो पहुंच गया, उसने कहा बीबी जी आपने मुझे चेक दिया था आज से 8 महीने पुराना, मगर उस टाइम पे मैं बहुत खुश था, मैंने इसको इन कैश नहीं करवाया था, तो काइंडली अब आप इसके बदले मुझे पैसे दे दें। शबनम ने कहा पैसे तो मेरे पास आज भी नहीं, वो तो मैं ना पहले थे ना अब लेकर आई हूँ। हाँ मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं तुम्हें उसी चेक के ऊपर, उसी चेक के ऊपर जहाँ पे डेट आ रही होती है वहाँ पे अपने साइन करके न्यू डेट आज की डाल देती हूँ। उससे क्या होगा, ये चेक 6 महीने आगे वैलिड हो जाएगा। क्या शबनम वो उधार क्लियर कर रही है जो कि पुराना हो चुका है 6 महीने से? इसको हम कहते हैं टाइम बार्ड डेट। टाइम बार्ड, ऐसा उधार जो कि बहुत पुराना हो, लॉ ऑफ लिमिटेशन को क्रॉस कर गया हो। ऐसा उधार जो कि लॉ ऑफ लिमिटेशन को क्रॉस कर गया हो, टाइम बार्ड डेट। अब अगर एक बंदा चाहे तो उसको दोबारा से रिवाइव कर सकता है, उसको दोबारा से एनफोर्सेबल बना सकता है, शर्त इट शुड बी इन राइटिंग। उसने साइन किए थे, साइंड बाय द शबनम या उसका एजेंट, और ये उस डेट से ताल्लुक हो जो कि पहले एक्सपायर हो चुका हो थ्रू लॉ ऑफ लिमिटेशन। क्रेडिटर उसको इन्फोर्स ना करवा पाए, वो दुकान वाला उस चेक को कैश नहीं करवा पा रहा था, तो अब वो एक्सपायर हो गया था, बेकार हो गया था। यह तक बात समझ आ गई? तो कंसिडरेशन आपकी मुकम्मल होती है यहाँ पे आके। दिस इज द एंड ऑफ कंसिडरेशन। लगे हाथ ऑब्जेक्ट भी कर लेते हैं, 5 पॉइंट्स हैं। इसके बाद आप लोग करेंगे सीक्यू और मैं करूँगा ब्रेक। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। हम कहते हैं कि जब आप एग्रीमेंट में एंटर हों तो पहले ये तय कर लें कि जिस मकसद के लिए आप वो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं वो मकसद भी खरा होना चाहिए, ख़राब नहीं होना चाहिए। वो मकसद ऐसा ना हो जिसको लॉ ने मना किया हो, लॉ ने फॉरबिड किया हो, ऐसा मकसद नहीं होना चाहिए। उसका मकसद किसी को धोखा देना भी ना हो, फ्रॉडुलेंट भी ना हो। ऐसा भी ना हो कि आप किसी पार्टी को, किसी इंसान को या उसकी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो, इंजरी दे रहे हो, फिर कोर्ट ने उसको इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी करार ना दिया हो। इमोरल मीन्स गैर अखलाकी, एंड व्हाट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी? अवामुन्नास के खिलाफ। और ये ऐसा ना हो कि अगर मैं इसको परमिट कर दूं तो ये कानून की किसी और कानून की किसी और प्रोविजन को ख़राब कर दे। ये ऐसा भी ना हो कि अगर हम उसको परमिट करें, उसको अलाउ करें, तो वो क्या करे, डिफीट कर दे प्रोविजंस ऑफ एनी अदर लॉ। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान में शराब नोशी हराम है, मगर 5 स्टार रेस्टोरेंट्स के अंदर सेल की जाती है, मगर किन को? जो फॉरेनर्स होते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूटिलिटी स्टोर वालों को भी अलाउ कर दे कि आप भी रख सकते हैं, मगर शर्त ये होगी कि आप किन को बेचेंगे? सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स को। तो आपको लगता है कि इतनी सारी दुकानों के ऊपर ये खड़े होके इंश्योर कर पाएंगे? नहीं। अगर अलाउ कर दिया जाए तो ये डिफीट कर देगा प्रोविजन ऑफ अदर लॉ। वो लॉ कौन सा है कि मुसलमानों को शराब नोशी करना हराम। तो ये फॉरबिडन बाय लॉ ना हो, फ्रॉडुलेंट ना हो, ऐसा ना हो कि वो लॉ की कोई और प्रोविजन को तोड़ दे, कोर्ट ने इमोरल या पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ ना करार दिया हो, और इससे किसी पार्टी को, किसी इंसान को या उसकी प्रॉपर्टी को किसी भी तरह की कोई इंजरी ना पहुंचे। डन।
अगली जो 2 बातें हैं वहाँ पे लिख लें कैरी फॉरवर्ड टिल चैप्टर 6, और 6 में जाकर लिख कर आएँ कि हमने 3 से आखिरी 2 बातें यहाँ पर आगे डिस्कस करनी है। डन हो गया? मुझे दिखाइएगा ज़रा वो ठीक है। ये क्या है? नहीं है, ये लाए नहीं है, मिल नहीं रहे। अच्छा, अब आपने काम करना है। वो काम ये है कि क्वेश्चन नंबर 25 से 51 नहीं 25 से 43 तक ये करने, बल्कि सॉरी रुक जाए, 25 से 50 तक करने, 50 पूरे। बस आखिरी वाला छोड़ दें क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड हुआ हुआ है। ये करें और फिर आपसे पूछते हैं इसके अंदर से कोई सवाल, एंड देन है चल गए, एंड देन विल डिस्कस द पास्ट पेपर्स। तब तक के लिए ब्रेक पे चलते हैं। आपको मैं दे रहा हूं अगले 20 मिनट की ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 29, 33, 34, 38 हम कहाँ पे खड़े हैं? 29 पहले देख लेते हैं। 29 की स्टेटमेंट में एतराज़ आया। Arif transferred certain property to his daughter Humaira with a direction that Humaira should pay Numan annuity। मसला annuity में आया होगा। अच्छा, on the same day Humaira executed a deed in writing in favor of Numan and agreed thereby to pay the annuity. Later Humaira refused to pay the annuity on the plea that no consideration had moved from Numan. कमेंट ऑन द रिफ्यूज़ल। मसला कहाँ पे आया? समझ नहीं आया, ठीक है देख लेते हैं। आरिफ जो है उसने अपनी बेटी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। बेटी का नाम क्या है? हुमैरा। इस डायरेक्शन पे, इस हुक्म पे कि हुमैरा ने नुमान को एन्विटी पे करनी है। एन्विटी मीन्स साल के पीछे कुछ पैसे देने हैं। इसका मतलब है कि 3 पार्टीज हैं, एक आरिफ, एक उसकी बेटी हुमैरा। अब नुमान कौन है इसका जिक्र नहीं है कि नुमान का रिश्ता क्या है। अज्यूम कर लेते हैं कि नुमान जो है वो हुमैरा का छोटा भाई है। लेट्स अज्यूम ऑन द सेम डे हुमैरा एग्जीक्यूटेड अ डीड। उसने एक राइटिंग में एग्रीमेंट कर लिया, किसके साथ? नुमान के साथ, और एग्री किया कि वो उसको एन्युटी पे करेगी। अब अगर एक बंदा दूसरे बंदे को पैसे दे रहा है, एन्युटी दे रहा है, तो दूसरे बंदे को पैसे मिल रहे हैं। इन रिटर्न क्या नुमान हुमैरा को कुछ दे रहा है? नहीं। ऑन द सेम डे हुमैरा, ये हो गया। लेटर हुमैरा रिफ्यूज टू पे द एन्युटी ऑन द प्ली दैट नो कंसिडरेशन हैड मूव फ्रॉम नुमान। उसने कहा मैं तुम्हें क्यों दूं, तुमने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, ये प्रॉपर्टी तो मुझे आरिफ ने दी है। बताएंगे क्या हुमैरा का रिफ्यूज़ल ठीक है या नहीं है? डन हो गया। ये वो नेचुरल लव में जाएगी बात या गिफ्ट में जा सकती है बात, डिपेंडिंग अपॉन का रिश्ता है या रिश्ता नहीं है। वो भी है, वो वाला पॉइंट भी है। अगर हम ऐसे देखें ना कि आरिफ ने इसको कहा कि तुमने इसको पैसे पे करने हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है कि अगर हम इसको छोटा भाई बना लें तो ये कहानी कहाँ में मूव कर जाएगी? नेचुरल लव वाले पे, क्योंकि ये उसको कुछ नहीं दे रहा मगर ये उसको दे रही है। हाँ जी 33 नंबर 33 नंबर। हामिद वॉज समन टू गिव एविडेंस इन अ कोर्ट। हामिद को बुलाया गया कि आओ और आके अदालत में गवाही दो, सबूत दो। वेयर साजिद वॉज इन लिटिगेशन। साजिद प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट टू हामिद फॉर गिविंग द एविडेंस।
लेटर साजिद रिफ्यूज टू पे, हामिद ने केस कर दिया और वो फेल हो गया। बताएं व्हाई डिड हामिद फेल टू सू साजिद? इशू क्या है? आपने क्या किया? सर क्योंकि वो तो पहले से बाउंड था ना कि उसने वहाँ पे जाके एविडेंस लेना है, तो इस वजह से उसको नहीं होगा सर। लीगली बाउंड वाली बात है ना अभी। जी सर जो बाद में उसने नुमान ने उसको कहा है, सॉरी नुमान का प्रॉमिस किया है साजिद ने कि मैं तुम्हें पैसे पे करूँगा, वो उसका फिर वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं हुआ ना। अगर वो बाद में कंपनसेट करना चाहे तो कर सकते हैं। 34 इसकी तो स्टेटमेंट देखा। आजम प्रॉमिस टू पुट लाइफ इनटू बाबर्स डेड वाइफ, जिंदा लाश को और लाश को जिंदा करना, लाइफ इन अ डेड बॉडी। हमने क्या कहा था? इल्यूजनरी नहीं होनी चाहिए। 38 नंबर, अमीर फाइंड्स बुशरा's पर्स एंड गिव्स इट टू हर। बुशरा ने वादा किया कि वो अमीर को देगी 5,000 रुपया। क्या बुशरा लायबल है टू कंपनसेट पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज? लायबल है अगर वो प्रॉमिस कर रही है तो, क्योंकि इसमें ज़रूरी नहीं है कि इन राइटिंग हो। क्लियर? आए इसके पास पे चलते हैं। इसके पास से में सबसे पहला सवाल हम देखते हैं स्प्रिंग 10 का। वो कहता है एग्रीमेंट क्या है ये बता दो, और बता दो कब एक एग्रीमेंट मैं वॉइड कहूंगा, यानी कि वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन पूछ ली। स्टेट डाउन द सर्कमस्टांसेस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट वॉइड या इलीगल माना जाता है। तो क्या पूछ रहा है वो? ऑब्जेक्टिविटी वाली 5 बातें जो हमने एंड में देखी हैं, फ्रॉडुलेंट ना हो और पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी ना हो, वो सारी बातें। मगर उससे पहले 2 बातें और भी पूछ रहा है, डेफिनेशन ऑफ एग्रीमेंट और डेफिनेशन ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। तो 3 चीजें हैं सवाल में। उसके बाद बड़ा सा और देखते हैं। ऑटम 9, डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड। 7 नंबर के लिए क्या पूछ रहे हैं? सर्कमस्टांसेस वो चारों सिर्फ नाम, सिर्फ नाम लिख के आएंगे? नहीं, एक्सप्लेन भी करके आएंगे। अच्छा, A was badly in need of money and offered to sell his bike for ₹10,000 जिसकी असल वैल्यू क्या थी? 50,000। B ने वो ऑफर कबूल कर ली। A को एक जगह से ऑफर आई 35,000 रुपये की और A ने वहां पे वो बाइक बेच दी। क्यों बेची? क्योंकि B उसको कम पैसे दे रहा था ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनएडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। तो बताइए A लायबल है B को? यस। हमने क्या कहा था? कंसिडरेशन एडिक्वेट है या नहीं है वो बाद में देखेंगे, मगर होनी चाहिए। और अगर लग रही है कि इनएडिक्वेट है और अगर फ्री कॉन्सेंट है तो मसले वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वो फ्री कॉन्सेंट, हाँ, तो यहाँ पे कंसिडरेशन बिल्कुल दी जा रही है, तो ये लाइबिलिटी है। तारिक ने ताहिर से कहा कि तुम मुझे सर्विसेज दो और उसके बदले जितनी मर्जी अमाउंट मुझे ठीक लगेगी मैं तुम्हें दे दूंगा। जब अमाउंट दी गई तो उसने कहा नहीं ये तो बहुत थोड़ी है। बताइए क्या करे? क्या वो उसको सू कर सकता है या नहीं? नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ। हमने क्या कहा था? कंसिडरेशन रियल टर्म्स में होनी चाहिए। आप उसको सर्टन करें, बताएं कि कितने पैसे नहीं है। शाजिया प्रॉमिस टू पे 1 लाख टू हर ब्रदर राउफ ऑन द अकाउंट ऑफ यूनिवर्सिटी फी फॉर 3 years। ये नेचुरल लव है या गिफ्ट है? नेचुरल लव है। तो नेचुरल लव वाली सारी बातें लिख के आप बताएंगे कि अगर ये चीज़ें पूरी हो रही हैं तो तब ये एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। फरवरी 2014 द हील प्रॉमिस टू पे 3 लाख टू समीर अगेंस्ट अ डेट ऑफ ₹5 लाख which was due in March 2010। चेक के केस में लॉ ऑफ लिमिटेशन ने कहा था 6 महीने। और अगर आपको अकाउंटिंग में चीज़ याद हो कि अगर एक लायबिलिटी 3 साल तक बरकरार रहे और वो पूरी ना हो तो वो आपकी इनकम बन जाती है। यहाँ पे भी 3 साल तक पैसे पे नहीं हुए, मगर एकदम से उसने प्रॉमिस कर लिया कि मैं तुम्हें 5 लाख जो अमाउंट थी उसके बदले क्या दूंगा? 3 लाख। ये टाइम बार डेट है, ये टाइम बार डेट वाली कहानी है। तो जब आप टाइम बार वाली डेट की सारी शर्तें लिख देंगे
देन इट वुड बी अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ आती है? स्प्रिंग बाइस, explain the circumstances in which an agreement without consideration is considered to be a, ये क्या लिखेंगे? वही 4 बात। अब आपने स्प्रिंग 20 नहीं, आपने ऑटम 16 वाला सवाल करना है। आपके पास 5 मिनट, ट्राई करें ऑटम 16 का सवाल, जिस बात की हो जाएगा अभी, ये वाला 4 नंबर के लिए। इकराम और नदीम, मिसेस नदीम नहीं, नदीम और मिसेस इकराम। हाँ वही कह रहा हूँ, वो मेरे मुझसे मिसेस इकराम निकल गया था। नहीं, मिसेस इकराम है और नदीम जो है वो ग्रैंडफादर है। आपके पास बुक में भी है इस, अच्छा हाँ इसमें नहीं है। आपके पास है बुक में? है ना, ठीक है, एक नहीं है बस, देखता हूँ। बस एक बुक चाहिए पास्ट टेबल्स की, बुक फॉर पास्ट टेबल्स चाहिए मुझे, बीलॉ की। नहीं, बच्चे को देनी है, बच्चे को देनी है। अच्छा चलो, गिफ्ट है या नेचुरल लव है? मगर रिश्ता भी तो है। गिफ्ट का वर्ड यूज़ हो रहा है, मगर क्या आपस में एक नियर रिलेशनशिप नहीं है? अब मज़े की बात है, अगर आपके पास का सोल्यूशन हो तो आई कैप ने उसको दोनों एंगल से आंसर किया होगा। उसने एज अ गिफ्ट रख के भी आंसर किया है और उसने एज अ नेचुरल लव एंड अफेक्शन रख के भी आंसर किया। और उससे मज़े का, हाँ तो वो तो आपने बताना है ना, मैं वही ना, वही तो आपने सारी बात करनी है ना कि होगा रिकवर या नहीं होगा। अच्छा, उससे मजे की बात ये है कि ये भी सवाल सेम है। अब ये ज़रा सवाल पढ़े, मुनीर का सवाल पढ़े मेरा, एक सेकंड। सेम है, बिल्कुल सेम है, इवन इसका आंसर भी सेम है। एग्जैक्ट वर्डिंग्स आई कैप ने यूज की हुई। डन, चैप्टर 3 इज डन। 2 बातें कैरी फॉरवर्ड की हैं, वो करेंगे 6 के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट चैप्टर 3 अपने तमाम तर मसले मसाइल के साथ इख्तिताम पजीर होता है। इसका टेस्ट कब होगा? संडे को। कल क्या है? संडे। डन, कोई सवाल? नहीं, कल तो ग्रुप में आ जाएगा और आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके अटैम्प्ट करके या तो ऑनलाइन भेज दीजिएगा PDF में कन्वर्ट करके, या अगर आप मंडे पे देने में इंटरेस्टेड हो तो आप मंडे क्लास से पहले दे देना। कल संडे तो वैसे कैंपस ही ऑफ होगा। डन हो गया? लगे वाले।